हेलो दोस्तों, नमस्कार। संगीत के इस नए सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का प्रश्न रहने वाला है, जो भी प्रश्न है आज का काफ़ी ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न है जो कि आपके एग्जाम्स में छूट जाते हैं। तो दोस्तों, वैसे प्रश्नों को भी हम लोग कवर करते चलेंगे जो कि आपके एग्जाम्स में नहीं छूटे। तो चलिए हम लोग शुरू करेंगे दोस्तों अपने सेशन को, लेकिन उससे पहले आपसे खास छोटी सी रिक्वेस्ट है मेरे दोस्तों कि आप लोग अगर चैनल पे नए हैं या पुराने हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को दोस्तों ऑल पे सेट कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपने सेशन को। दोस्तों, ज़रा सा बस प्यार आपका मेरे लिए बहुत ही काफ़ी है, तो साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा अपना प्यार जताने के लिए। तो चलिए हमारा पहला प्रश्न यहाँ है दोस्त, वाण शब्द का प्रयोग ऋग्वेद में मरुत सूक्त में कितनी बार आया है। देखिए, क्या प्रश्न क्या है यहाँ पे देखना होगा कि वाण शब्द, ठीक है, वाण क्या है कि वाण एक जो शब्द है आपका, इसका जो प्रयोग है मेरे दोस्त ऋग्वेद में मरुत सूक्ति में, ठीक है, मरुत सूक्त में कितनी बार आया है। तो दोस्तों इसका जवाब क्या हो जाएगा, इसका जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 2 बार आया है, ठीक है। एक आपको वाण शब्द से याद आ गया होगा वाण वीणा, ठीक है, जो कि ऋग्वेद में ही प्रयोग हुआ है। तो वाण जो वाद्य थे, वाण वाद्य, इसमें कितने तंत्रियां होती थी, इसमें बताया जाता है आपके 100 तंत्रियां होती थी, ठीक है। तो दोस्तों एक्स्ट्रा प्रश्न जो होंगे वो मैं आपको करवाते चलूंगा, बहुत अच्छे से समझाते भी चलूंगा, ठीक है। तो समझ में आ गई बात को। आगे देखते हैं, अगला हमारा प्रश्न है दूसरा नंबर का। कौन सा प्रश्न है कि कौन सी वीणा बहुत कम स्तर पर प्रचलित थी। क्या आपको बताना है आडंबर वीणा, अलावू वीणा या फिर विपंची। तो दोस्तों इनमें से जो आपका जवाब रहने वाला है, इन्हीं तीनों में से ये जवाब क्या हो जाएगा। तो जो सबसे कम स्तर पर प्रचलित थी दोस्तों, इसका जवाब होगा उपयुक्त में से एक से अधिक। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो आपको आडंबर दिख रहा है ये भी सबसे कम प्रचलित थी, और आपका अलावू वीणा जो दिख रहा है ये भी कम प्रचलित थी। लेकिन विपंची की बात कर लें तो ये तो है काफ़ी प्रचलित वीणा थी, और विपंची वीणा में अगर तारों की संख्या की बात कर लेंगे तो तार इसमें 9 होते हैं, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं, अगला प्रश्न हमारा क्या है, नंबर 3 है कि कौन सी वीणा ध्वनि रहित होती है। देखिए, ध्वनि रहित यानी कि ध्वनि रहित का मतलब क्या होता है दोस्तों, यानी कि ध्वनि रहित यानी कि जिसमें क्या होगा कि ज़्यादा ध्वनि ना हो, ध्वनि रहित होती है। तो इसका जो जवाब रहेगा मेरे दोस्त क्या रहेगा, तो कौन सा वीणा, तो इसका जवाब हो जाएगा आपका अलावू वीणा, ठीक है। अलावू वीणा ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों ये सब जो है आपके प्रश्न ऐसे मैं करवा रहा हूँ जो कि आपके एग्जाम्स में डायरेक्ट पूछे जाएंगे, ठीक है। ठीक है दोस्तों, डायरेक्ट। तो आप लोग यहाँ ध्यान से कर लीजिएगा सारे प्रश्नों को। चलिए आगे देखते हैं, अगला हमारा प्रश्न क्या पूछ रहा है कि कौन सी वीणा का निर्माण नड़ों के जोड़ों से होता है। देखिए, नड़ों के जोड़ों से निर्माण जो होता है जिस वीणा का, उसे कौन सा वीणा कहते हैं। क्या आडंबर वीणा, कांड वीणा या विपंची वीणा। तो दोस्तों इसका जो जवाब रहने वाला है हमारा वो क्या होगा। देखिए, कांड वीणा आपको याद रखना है, ठीक है। कांड यानी जो कांड होता है ना भाई, कांड वो नड़ों के जोड़ों से, यानी कि कांड कैसे होता है, एक कॉन्सेप्ट दे रहा हूं आपको कि कांड जो है वो कैसे होता है। तो जब तक क्या होता है कि बहुत सारे लोग जुड़ जाते हैं जब कोई कांड होता है, तो जोड़ों से, नड़ों के जोड़ों से किसका निर्माण, तो कांड वीणा का निर्माण, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, अगला प्रश्न हमारा है नंबर 5 कि रावण ने कांड वीणा का वर्णन कहाँ किया है। क्या घटलिका में या फिर कांड संहिता के महाव्रत यज्ञ में। तो देखिए इसका जो जवाब हो जाएगा दोस्तों, इसका जवाब मैंने दो ऑप्शन पढ़ा है उसी में जवाब है, यानी कि ये दोनों जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। इसलिए जवाब हमारा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। ऐसे प्रश्न जब आएंगे दोस्तों तो आप लोगों के पास क्या होगा, इन सब चैप्टर से प्रश्न आएंगे तो आपको डी ही आंसर ज़्यादा देखने को मिलेगा, इसीलिए मैं सब कुछ आप लोगों को बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो कांड वीणा का वर्णन कहाँ किया है, तो एक तो आपका घटलिका में और दूसरा कांड संहिता के महाव्रत यज्ञ में, ठीक है। यज्ञ में कांड वीणा, और नड़ों के जोड़ों से कांड वीणा का निर्माण होता है। ये चीज़ तो मैं बता दिया। आगे देखिए, अगला प्रश्न है हमारा नंबर 6 कि कौन सी वीणा को आधुनिक सरोदकार वीणा के सदृश माना गया है। तो कौन सी वीणा है जो कि आधुनिक सरोदकार वीणा, तो क्या आपका चित्रा वीणा होगा, विपंची वीणा या महती वीणा। कौन सा वीणा है दोस्तों, देखिए चित्रा वीणा का वादन कौन करते थे, तो ये आपके मतंग किया करते थे, ठीक है।
और आपके महती वीणा का उल्लेख मिलता है कि महती वीणा का कौन, तो नारद की वीणा इसको कहा जाता है। और मत कोकिला वीणा जो है वो भरत की वीणा कहलाती है, मत कोकिला वीणा। और ब्राह्मणी वीणा जो है वो आपके किनके, ब्रह्मा जी की वीणा कहलाती है। तो हम आते हैं अब प्रश्न पे। प्रश्न हमारा है कि आधुनिक सरोदकार जो है, सरोदकार वीणा के सदृश माना गया है किस वीणा को। तो इसका जो जवाब हो जाएगा, आपके जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि चित्रा वीणा। ठीक है, और चित्रा वीणा की बात करें, तारों की संख्या इसमें 7 हो जाती है, विपंची वीणा 9 तार और महती वीणा 21 यानी कि 21 तार हो जाते हैं इसमें। ठीक है, तो चलिए अब देख लेते हैं आगे हमारा जो प्रश्न है वो क्या कह रहा है। विपंची वीणा में कितनी तंत्रियां होती है। भाई विपंची, मैंने अभी बताया आपको कि विपंची वीणा में कितनी तंत्रियां होती है। इसका जो जवाब हो जाएगा वो क्या होगा, विपंची वीणा में आपके लिए बता दूं कि 9 वीणा होती है। लेकिन दोस्तों एक चीज़ है, कहीं पे गलत दिया गया है, वो जो कि 21 भी कहीं कहीं देखने को मिल जाता है। वैसे तो मेरे ख्याल से 21 नहीं होना चाहिए। बाकी आपका इस विषय में क्या राय है, आप लोग जरा कमेंट कीजिएगा कि विपंची वीणा में कितने तंत्रियां होती है, आप लोग कमेंट कीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे देख लें। अगला प्रश्न हमारा क्या है, परवर्ती आचार्य के आधार पर घोषवती वीणा को क्या कहते हैं। देखिए आधार पहले देखना है, कौन सा आधार पूछ रहा है, तो परवर्ती आचार्य के आधार पर। ठीक है, परवर्ती आचार्य के आधार पर जो आपका घोषवती वीणा है, जो आप समझ रहे हैं ना कि घोषवती वीणा, उसको क्या कहते हैं, घोषवती, उसको घोषा भी कहते हैं, घोतक भी कहते हैं और ब्राह्मणी भी कहते हैं। तो इसका जो जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि इसको ब्राह्मणी वीणा भी कहते हैं, घोषा वीणा भी कहते हैं और घोतक वीणा भी कहते हैं। तो ये तीनों जो है आपके किनके हो गए, आपके किसके, पर्वती आचार्य के आधार पर घोषवती वीणा का अन्य नाम हो गया। ठीक है, चलिए आगे देख ले। अगला हमारा प्रश्न है 9वां नंबर कि नकुली वीणा का उल्लेख कहाँ से प्राप्त होता है। देखिए नकुली वीणा की अगर बात कर ले तो इसे त्रितंत्री वीणा भी कहा जाता है, यानी कि इसमें कितने, तीन तंत्रियां। और ये जो है त्रितंत्री वीणा का जो विकसित रूप जो माना जाता है मेरे दोस्त, किसको माना जाता है, सितार को माना जाता है। दोस्तों देखिए आप लोग को सेशन अगर पसंद आ रहा होगा तो बिल्कुल आप लोग दोस्तों शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में, क्योंकि दोस्त मैं आप लोग के लिए बनाता हूं तो बस आप लोग से थोड़ी सी प्यार की अपेक्षा, उम्मीद तो ज़रूर मैं कर सकता हूं, है कि नहीं। तो ये चीज़ के लिए आप लोग शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा अगर सेशन आपको पसंद आ रहा हो तो। देखिए इसका उल्लेख जो है कहाँ मिलता है तो ये बताना है, लेकिन इसमें त्रितंत्री यानी कि 3 तंत्रियाँ होती है और त्रितंत्री का जो विकसित रूप मैंने बता ही दिया आपको, सितार है। देखिए इसका उल्लेख मेरे दोस्त कहाँ मिलता है, नकुली वीणा। ठीक है, तो नकुली वीणा जो है इसका उल्लेख मैं बता दूं कि संगीत पारिजात जिसके की लेखक कौन है, अहोबल, संगीत रत्नाकर जिसके लेखक सारंगदेव और संगीत मकरंद जिसके लेखक नारद। तो इन तीनों ने किया। अगर आपसे पूछ देगा कि किन्होंने किया है तो आपको बताना है अहोबल और सारंगदेव और नारद, इन तीनों ने किया है। लेकिन यहाँ पे कहाँ प्राप्त होता है तो भाई ग्रंथ का नाम बताना है ना, जवाब हो जाएगा हमारा उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि संगीत पारिजात, रत्नाकर और मकरंद ये तीनों में जो है आपका क्या दिखता है, नकुली वीणा का उल्लेख मिलता है, यानी त्रितंत्री वीणा का उल्लेख मिलता है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। 10वां नंबर जो प्रश्न है हमारा वो क्या पूछ रहा है कि किस वीणा में 3 सप्तक, 3 ग्राम तथा 21 मूर्छनाएं होती है। देखिए वीणा का प्रकार पूछ रहा है कि इसमें कौन से प्रकार के जो वीणा है जिसमें आपके 3 सप्तक, यानी कि सप्तक कितने प्रकार के, 3 प्रकार के, मंद्र, मध्य और तार। और 3 ग्राम कौन कौन से, षड्ज ग्राम, मध्यम ग्राम और गांधार ग्राम। और आप जैसा कि जानते हैं कि कुल मूर्छनाओं की संख्या 21 है। तो इन सभी चीज़ों का वर्णन जो है वो जो है किस वीणा में मिलता है, यानी कि ये तीनों चीज़ का समावेश जो है वो किस वीणा में होता है, क्या महती वीणा, नकुली वीणा या फिर घोषवती वीणा। तो इसका जवाब क्या होगा मेरे दोस्त, इसका जवाब हो जाएगा महती वीणा भी, नकुली वीणा भी और घोषवती वीणा भी। ठीक है, ये सभी जो है यहाँ पे जो भी आपको दिख रहा है इसमें 3 सप्तक, 3 ग्राम और 21 मूर्छनाएं होती है। तो याद रखिएगा महती वीणा, नकुली वीणा और घोषवती वीणा। ठीक है, इसलिए जवाब हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक वाला। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 11 नंबर का कि सितार का उल्लेख कहाँ से प्राप्त होता है। देखिए सितार, हम जैसा कि जानते हैं दोस्तों कि सितार के आविष्कारक किनको, अमीर खुसरो को माना जाता है। ठीक है, अमीर खुसरो को।
अमीर खुसरो को माना जाता है। और दोस्तों एक चीज़ यहाँ से आपसे हम प्रश्न करेंगे कि अमीर खुसरो जो थे वो किसके दरबारी गायक थे? ज़रा आप लोग कमेंट कीजिएगा कमेंट बॉक्स में कि किसके दरबारी गायक थे अमीर खुसरो, ठीक है? दोस्तों देखिए इतना मैं जब करवाता हूँ तो थोड़े-सा जो है प्रश्न पूछने का तो हक मुझे बनता है, ताकि आप लोगों की तैयारी जो है वो किस स्तर की है ताकि मुझे भी पता चले, ठीक है? तो इसलिए आप लोग जो है कमेंट किया कीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पे इसका आंसर देना है। देखिए आंसर हो जाएगा सितार का उल्लेख कहाँ से मिलता है, तो इसका जो है तुर्की साहित्य में भी मिलता है, ईरानी साहित्य में भी मिलता है और पारसियन साहित्य में भी मिलता है, ठीक है दोस्तों, तीनों में मिलता है। इसलिए जवाब हमारा हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। और मैंने बताया आपको क्या कि सितार जो है त्रितंत्री वीणा का विकसित रूप है और त्रितंत्री वीणा नकुली वीणा को कहा जाता है। और कच्छपी एक होता है कच्छपी वीणा, तो कच्छपी वीणा में आप लोग को बता दूं कि इसमें 2 तार होते हैं, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि सितार का घट किससे बनाया जाता है? भैया आपको जो है मैंने पिछले सेशन में करवाया था, ये प्रश्न आपको यहाँ पे फिर रिपीटेड देखने को मिल रहा है, तो ज़रा आप लोग वीडियो को पॉज कीजिए मेरे दोस्त और आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि सितार का घट किससे बनाया जाता है। देखिए यहाँ पे जो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हमारा जवाब हो जाएगा, पनस की लकड़ी से बनाया जाता है क्या? तो सितार का घट। और एक प्रश्न उस समय भी आपसे पूछे थे कि तून की एक लकड़ी होती है भाई, उससे क्या बनाया जाता है? ज़रा आप लोग फिर से कमेंट कीजिएगा इस चीज़ को कि तून की लकड़ी से क्या बनाया जाता है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या पूछ रहा है कि कौन सी सितार की वादन शैली है? देखिए वादन शैली की अगर हम बात कर लेंगे तो वादन शैली एक गायन अंग की शैली, गायन अंग की शैली की वादन होती है और दूसरा क्या होता है गत शैली होती है। तो यहाँ पे जो हमारा प्रश्न होगा इसका आंसर यहाँ ऑप्शन के हिसाब से देना है, तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? तो गत शैली में कौन सी? तो एक रजा खानी गत और एक आपका मस्जिद खानी गत, क्योंकि कमाल खानी गत कोई होता ही नहीं है। इसलिए जवाब क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से एक से अधिक, ठीक है। रजा खानी गत जो है दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये आपके द्रुत लय का गत है और इसको जो है क्या कहा जाता है? लखनऊ बाज के नाम से भी जाना जाता है। और मसीद खानी गत जो है आपका विलंबित गत है, ठीक है। कैसी गत है? विलंबित गत है और इसको दिल्ली बाज के नाम से भी जाना जाता है। और रजा खानी गत के आविष्कारक जो हैं वो रजा खां हैं और मसीद खानी गत के आविष्कारक मसीद खां हैं, ठीक है। तो आप लोग समझ पाए होंगे कि वादन शैली कौन कौन है, तो एक रजा खानी और एक मसीद खानी। जवाब उपयुक्त में से एक से अधिक। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम अगर झांक कर देखते हैं तो अगला प्रश्न हमें मिलता है कि सरोद की तंत्रिका किससे बनी होती है? देखिए सरोद मैं आपको बता दूं कि ये सरोद जो होता है दोस्तों बिना पर्दा वाला वाद्य है। क्या है? बिना पर्दा वाला कह सकते हैं, बिना सारिका वाला कह सकते हैं या फिर बिना सुंदरी वाला वाद्य कह सकते हैं, ठीक है। तो सरोद कह लें, पर्दा कह लें या फिर सुंदरी कह लें, तीनों का अर्थ मेरे दोस्त एक ही होता है, ठीक है। तो जवाब यहाँ क्या होगा कि इसमें सरोद की तंत्रिका किससे? क्या धागे से, लकड़ी से या धातु से? देखिए बहुत ही आसान प्रश्न है, यहाँ पे इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी ये जो बना होता है ये किससे? धातु का बना होता है सरोद की जो है तंत्री, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या पूछ रहा है? सरोद का प्रकार है कौन सा भाई? सरोद का कौन सा प्रकार है? तो देखिए सरोद में आपके 6 खूंटी वाले भी मिल जाएंगे और 8 खूंटी वाले भी मिल जाएंगे। इसलिए सरोद के जो प्रकार हैं 6 खूंटी वाले और 8 खूंटी वाले, ठीक है। इसलिए जवाब हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी 6 खूंटियां भी होती है और 8 खूंटियां भी होती है। किसमें? तो आपके सरोद में। और अलाउद्दीन खां का जो संबंध है दोस्तों वो सरोद वाद्य के साथ ही माना जाता है। किसका? अलाउद्दीन खां, ठीक है। और कौन कौन से प्रसिद्ध सरोद वादक हैं जरा आप लोग कमेंट कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। हम बढ़ते हैं आगे, अब देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ प्रश्न है दोस्तों कि वायलिन के समान इनमें से अन्य किस वाद्य यंत्र में तारों की संख्या समान होती है? यानी कि पूछा जा रहा है कि वायलिन में जितने तार होते हैं तो इनमें से कौन सा ऐसा वाद्य यंत्र है जिसमें कि समान तार होते हैं। सबसे पहले हमको जानना पड़ेगा भाई कि वायलिन में कितने तार होते हैं, तो 4 तार होते हैं मेरे दोस्त। तो यहाँ वैसा कौन सा जो है आपका वाद्य यंत्र जिसमें कि 4 तार होते हैं? क्या तानपुरा है, सितार है या दिलरुबा है? देखिए हम जैसा कि आपको बता दें कि तानपुरा में जो है इसमें भी आपके 4 तार होते हैं। तो यहाँ प्रश्न तो यही पूछ रहा था ना कि इसमें किसके समान जो है, इसमें अन्य किस वाद्य यंत्र में तारों की संख्या समान होती है वायलिन के समान? तो यहाँ पे जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका
क्या हो जाएगा, तानपुरा। यानी दोनों में तारों की संख्या समान होती है, 4 और 4। ठीक है, चलिए अब देख ले हम अगले प्रश्नों की तरफ देख ले। तो यहाँ पे प्रश्न है हमारा कि दिलरुबा किस तत्वाद्य से मिलता जुलता वाद्य है। भैया दिलरुबा की बात हो रही है, तो दिलरुबा जो है आपके किससे मिलता जुलता वाद्य हो जाएगा। तो ये आपका दिलरुबा जो हो जाएगा, आपका जवाब क्या होने वाला है, इसका जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, इसराज हो जाएगा। क्योंकि सितार जो है त्रितंत्री वीणा का विकसित रूप है, त्रितंत्री वीणा का विकसित रूप है, और दिलरुबा तो स्वयं ही यहाँ पे नाम ही है, तो ये तो हो ही नहीं सकता है। ठीक है, चलिए तो इसका जवाब हो गया इसराज। आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या है, दिलरुबा वाद्य यंत्र में पर्दों की संख्या कितनी होती है। देखिए दिलरुबा की अगर हम बात कर ले तो पर्दों की संख्या मेरे दोस्त कितनी होती है, इसका जवाब क्या हो जाएगा, आपका जवाब जो रहने वाला है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 15 से 17 जो है आपके क्या होते हैं, पर्दे होते हैं लगे हुए, किसमें, तो दिलरुबा में होते हैं। इस राज आपके अगर हम बात कर ले दिलरुबा को किस नाम से जानते हैं, तो इस राज के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, चलिए आगे देख ले अगला प्रश्न है हमारा 19 नंबर, इस राज में किस धातु के तार का उपयोग किया जाता है, क्या पीतल का, स्टील का, या फिर एल्यूमिनियम का। तो इसका जो जवाब रहने वाला है दोस्त नंबर 19 का जो जवाब रहेगा, इसमें आपको मैं बता दूं कि स्टील, ये आपका पीतल भी और स्टील भी, ये दोनों प्रकार के जो है धातु के तार लगे हुए होते हैं इस राज में। ठीक है, इससे जवाब हमारा हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। 20 नंबर प्रश्न है कि इस राज किस शैलियों में बजाया जाता है। तो अगर शैली की बात करेंगे भाई, तो कौन सी शैली में जो है इस राज को बजाया जाता है, तो इसका जवाब हम यहाँ पे देंगे ऑप्शन नंबर डी। क्यों, क्योंकि ये आपके इस राज गायन शैली में भी बजाया जाता है और तत्कारी। ठीक है, ये चीज़ मैंने आपको तत्कारी के बारे में बताया था, आज नया जान लीजिए कि गायन शैली में भी जो है इसको बजाया जाता है और तत्कारी वाला में भी बजाया जाता है। इसलिए हमारा जवाब हो गया उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, तो समझ गए, इस राज तो तत्कारी और गायन शैलियों में बजाया जाता है। ठीक है, सितार तो कौन सी शैली, मस्जिद खानी गत और रजा खानी गत। आगे देखिए अगला हमारा प्रश्न है कि कौन सा वाद्य यंत्र चतुर्भुजाकार बक्सानुमा लकड़ी का यंत्र है। तो दोस्तों इनमें देखना है कि कौन सा ऐसा वाद्य यंत्र है। यहाँ पे क्या हारमोनियम तो उपलब्ध नहीं है, नहीं, तो यहाँ पे देखेंगे कौन कौन से हैं। देखिए एक आपका संतूर है, सितार है और पखावज है। अगर हम बात कर ले तो संतूर क्या है, तत्वाद्य है, सितार क्या है, तत्वाद्य है, पखावज क्या है, अवनद्य वाद्य है। ठीक है, तो कौन सा वाद्य यंत्र जो है चतुर्भुजाकार बक्सानुमा लकड़ी। तो आप अगर आप देखे होंगे संतूर को, तो इसमें क्या होता है, चतुर्भुजाकार क्या होता है, लकड़ी नुमा जो है ये आपका बना हुआ वाद्य होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो जवाब रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आपका जवाब हो जाएगा संतूर। संतूर कैसा वाद्य है, तो चतुर्भुजाकार बक्सानुमा लकड़ी का वाद्य यंत्र है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न हमारा है 22 नंबर, प्रसिद्ध संतूर वादक कौन है। दोस्तों मैं आपको वाद्यंत्र और वादक के जो है सेशन में जो इंपॉर्टेंट प्रश्न जो पूछे जाते हैं मैं वो आपको करवा चुका हूं। अगर आप नहीं देखे हैं तो देख लीजिए, क्योंकि अभी मैं 2-3-4 दिन पहले ही करवाया हूं उस सेशन को, तो आप लोग उसको देख लीजिएगा। वीडियो आप चैनल पे जाके आप लोग वीडियो के सेक्शन में जाइएगा और नीचे स्लाइड करके जो है आप लोग वहाँ पे देख लीजिएगा वादक और वाद्यंत्र। ठीक है, तो यहाँ पे प्रश्न है कि प्रसिद्ध संतूर वादक कौन है। देखिए संतूर वादक में जो सबसे पहला नाम आता है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम आपको जो आता है शिव कुमार शर्मा का आता है। लेकिन मैं यहाँ पे आपको बताऊं कि वर्षा अग्रवाल भी और तरुण भट्टाचार्य भी, इन सभी का संबंध जो है संतूर से है और ये सभी क्या है, संतूर वादक हैं। तो आपको याद रखना है शिव कुमार शर्मा, वर्षा अग्रवाल और तरुण भट्टाचार्य। ठीक है, जवाब हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि उपयुक्त में से एक से अधिक है मेरे दोस्त। आगे देखते हैं अगला प्रश्न है, तानपुरा के ऊपरी भाग में कितनी खूंटियां लगी होती है। देखिए एक चीज यहाँ कॉमन सेंस वाली बात है। कॉमन सेंस वाली बात क्या है मेरे दोस्त, कि यहाँ पे देखिए तानपुरा आप जो देखते हैं उसमें तारों की संख्या कितनी होती है, तो तारों की संख्या भाई 4 होती है। ठीक है, कितनी होती है, तारों की संख्या 4 होती है। तो जब 4 तार होंगे तो भाई चारों तार को क्या होगा, 4 खूंटियां ही होंगी ना। खूंटियां कितनी होंगी, 4 ही खूंटियां होंगी उसको बांधने के लिए। समझ पा रहे हैं ना मेरी बात को, तो 4 ही खूंटियां होंगी। ठीक है, क्योंकि 4 तार है तो 4 ही तार को बांधने की जरूरत पड़ेगी। तो भाई खूंटी क्यों ज्यादा
तो 4 ही होगी, इसलिए जवाब हो जाएगा हमारा उपयुक्त में से ये सॉरी ऑप्शन नंबर बी यानी कि 4। ठीक है, कितनी खूंटियाँ? तो भाई 4 खूंटियाँ होती हैं। आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या पूछ रहा है कि सुरबहार किसके द्वारा बजाया जाता है? देखिए सुरबहार अगर हम बात कर ले इसका संबंध तो अन्नपूर्णा देवी का आप नाम सुने होंगे। ठीक है, अन्नपूर्णा देवी का नाम सुने होंगे क्योंकि ये अलाउद्दीन खां की पुत्री थी और पंडित रविशंकर जी की जो थी ये क्या थी? पहली पत्नी थी। ठीक है, तो इनका संबंध जो रहा है दोस्तों सुरबहार बजाने से रहा है। ठीक है, तो यहाँ प्रश्न है किसके द्वारा बजाया जाता है? क्या कोण के द्वारा, मिजराव के द्वारा या फिर आपके जवा के द्वारा? तो जो 24 नंबर का जो जवाब हो जाएगा इसका क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पे आपके कोण का भी इस्तेमाल किया जाता है और मिजराव का भी इस्तेमाल किया जाता है और ये आपका जवा जो है ये सरोद वादन के लिए प्रयोग किया जाता है, सरोद वादन के लिए। और मिजराव जो है मिजराव से सितार भी बजाते हैं, मिजराव से, ये चीज़ याद रखिएगा। ठीक है, चलिए तो क्लियर दोस्तों, उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग को जितना भी हम करवा रहे हैं सारा सेशन आपका क्लियर हो रहा होगा। अगर आप लोग संगीत में बहुत ज़्यादा वीक हैं तो कोई बात नहीं, नए लोग जो जुड़े होंगे तो वो आप लोग क्या कर सकते हैं, सारा जितना भी सेशन पड़ा हुआ है एक बार सब कुछ उठाकर आप लोग देख लीजिए क्योंकि बहुत ही स्ट्रांगली हो जाएंगे आप लोग, यकीन मानिए। ठीक है, तो आप सभी लोगों के लिए भी मैं कह सकता हूँ कि आप लोग एक बार जो है सारा सेशन को देख लीजिए क्योंकि वहाँ मैं इतने इंपॉर्टेंट प्रश्न करवा चुका हूँ दोस्तों जिससे कि आप लोग बीपीएससी यूं ही क्वालिफाई कर जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि एक बार सारे सेशन को जो है आप लोग देख लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि पूर्व तथा पश्चिमी देशों के सहयोग से किस वाद्य यंत्र का निर्माण हुआ है? यानी पूर्व तथा ईस्टर्न और वेस्टर्न ये दोनों जो कंट्रीज हैं इनके सहयोग से किस वाद्य यंत्र का निर्माण हुआ है? क्या गिटार का, सरोद का या वीणा का? दोस्तों देखिए अगर ऐसा ऑप्शन रहे तो आप लोग तो यूं ही छाट सकते हैं। इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गिटार। ठीक है, गिटार जो है आपका कैसा वाद्य यंत्र है, ये कैसे बना है? तो पूर्व तथा पश्चिमी देशों के सहयोग से बना है। और कैसा वाद्य यंत्र है? तो ये भाई आपका तत्व वाद्य यंत्र है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा जो प्रश्न है क्या पूछ रहा है कि जल तरंग वाद्यों में प्यालों की सामान्य संख्या कितनी होती है? देखिए जल तरंग वाद्यों में अगर प्यालों की सामान्य संख्या की बात कर लेंगे तो वैसे तो आपको यहाँ पे ज़्यादातर 19 देखने को मिलेंगे कि इनमें क्या होते हैं, कितने प्याले? 19 प्याले। ठीक है, 19। लेकिन दोस्त मेरे क्या होता है कि कभी कभी आपको 16 भी देखने को मिल जाता है, 16। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, 19 और 16 में कंफ्यूज नहीं करना है, आपको देखना है कि ऑप्शन में आपको कौन सा मिल रहा है। इसलिए मैंने दोनों चीज़ों को जो है ऑप्शन में शामिल करके रखा था। ठीक है, बस आप लोग को समझाने की दृष्टिकोण से और बताने की दृष्टिकोण से। वैसे अगर पहला प्राथमिकता देना है तो 19 को देना है। ठीक है, तो सामान्यतः प्यालों की संख्या क्या होती है? 19 होती है मेरे भाई। ठीक है, आगे देखिए। अगला हमारा जो प्रश्न है दोस्तों क्या पूछ रहा है प्रश्न कि किस वाद्य यंत्र को कश्मीर में नूत कहा जाता है? वैसे तो आपको मैं बता दूं कि संतूर जो है आपका, संतूर उसको क्या कहा जाता है? कश्मीरी वाद्य। ठीक है, क्या कहते हैं? कश्मीरी वाद्य कहा जाता है किसको? संतूर को। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है प्रश्न कि कश्मीर में नूत कहा जाता है, यानी कि कौन सा वाद्य यंत्र है भाई जिसको कश्मीर में नूत कहा जाता है? तो यहाँ पे आपको संतूर नहीं लगाना है दोस्त, ये आपका घटम है। ठीक है, क्या है? घटम। घटम को कश्मीर में नूत के नाम से जानते हैं। ऐसा ना हो कि आप लोग संतूर के साथ चले जाइए, इसीलिए मैंने ऑप्शन में शामिल करके रखा है इस चीज़ को। तो आप लोग को कंफ्यूज कहीं से भी नहीं होना है, इसलिए आपको जाना है सीधा घटम के साथ। घटम को कश्मीर में क्या कहते हैं? नूत कहते हैं मेरे दोस्त। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या है। मोरचंग वाद्य यंत्र का प्रयोग कहाँ किया जाता है? क्या केरल में, राजस्थान में या कर्नाटक में? उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका जो जवाब हो जाएगा आपका, क्या जवाब हो जाएगा मुरचंग का? तो मुरचंग के लिए मैं बता दूं ये आपके केरल में भी प्रचलित है, राजस्थान में भी प्रचलित है और आपके कर्नाटक में भी प्रचलित है। कर्नाटक जहाँ का एक आपसे पूछा जाता है यक्षगान। ठीक है, यक्षगान ये कहाँ का लोक नृत्य है? तो आपको याद रखना है ये कर्नाटक का है और कर्नाटक के अलावा ये कहीं का नहीं है। बस ये चीज़ आप लोग गठरी बांधकर रख लीजिएगा। ठीक है, यक्षगान को आप लोग को केवल कर्नाटक ही लगाना है, अदरवाइज कोई स्टेट नहीं लगाना है, मैं आपसे कह रहा हूँ। ठीक है,
देखिए, अगर हम बात कर लेंगे तो राजस्थान की गायन शैली एक है, क्या है? मांड। ठीक है, मांड क्या है? राजस्थान की गायन शैली है। केरल की अगर हम बात कर लेंगे तो यहाँ से प्रश्न बनता है मोहिनी अट्टम और कथक के बारे में, ये सॉरी कथकली के बारे में। ठीक है, क्योंकि कथक तो भाई उत्तर प्रदेश का है, यहाँ से बनता है आपका। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो है दोस्तों छोटी छोटी है, मगर ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो याद रखना है। आगे देख लेते हैं 29 नंबर का प्रश्न हमारा क्या पूछ रहा है, मंजीरा का निर्माण किन धातुओं से किया जाता है? देखिए मंजीरा, मंजीरा वाद्य की बात हो रही है। मंजीरा कैसा वाद्य है? तो घन वाद्य है। ठीक है, तो इसका पूछ रहा है कि इसका जो है निर्माण किन धातुओं से किया जाता है? क्या पीतल से, जस्ता से या तांबा से? इसका जो जवाब होगा मेरे दोस्त 29 नंबर का जवाब हो जाएगा। तो 29 का जवाब क्या देना है? तो ये आपका यहाँ पे जो जवाब होगा पीतल भी होगा, जस्ता भी होगा और क्या हो जाएगा? जस्ता और तांबा भी हो जाएगा। इसलिए जवाब हमारा हो जाएगा उपरोक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन नंबर डी। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। अगला हमारा प्रश्न क्या पूछ रहा है यहाँ पे कि झांझ वाद्यंत्र का निर्माण सामान्यतः किस धातु से होता है? देखिए दोस्तों, झांझ की बात हो रही है। झांझ भी क्या है? ये भी घन वाद्य के अंतर्गत में आएंगे। कैसे वाद्य है? घन वाद्य। तो झांझ पूछ रहा है कि झांझ का निर्माण जो है सामान्यतः किस धातु से होता है? तो नंबर 30 जो इसका जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसका सामान्यतः जो है लोहे से इसका निर्माण होता है। और आपको मैंने क्या बताया? मजीरा का, पीतल बताया, जस्ता बताया और तांबा भी बताया। ठीक है, तो ये थे आपके आज के जो दोस्तों 30 प्रश्न, जो कि आपके एग्जाम्स के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण थे। तो दोस्तों आप लोग की बारी है, आप जरा कमेंट कीजिएगा कमेंट बॉक्स में कि आज का सेशन आप लोगों को कैसा लगा है और आप जो है इनमें से कितने प्रश्नों को सॉल्व कर पाए हैं, कितने प्रश्न आप जानते थे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों इस सेशन से मुझे दीजिए इजाज़त और हम मिलेंगे आपसे अगले सेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ। तो हम इजाज़त चाहेंगे आपसे। जय हिंद, जय भारत।